पाकिस्तान में इसको बोलते हैं हिंदू कुश की माउंटेन। ये हिंदू कुश है पाकिस्तान में, और बाकी इंडियन हिमालयन है। ये एक नेचुरल बाउंड्री है। अब इंडिया को अगर स्टार्टिंग में पढ़े ना भी कैसे बना, कहाँ से बना, तो किसी ने सुना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में? सुना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? हाँ, क्या क्या होता ये है? वर्ड सुना है। ये वर्ड सुना है, ड्रिफ्ट। अच्छा। पार्टीशन। नहीं, ड्रिफ्ट का मतलब देखो, पहले इंडिया, ये इसे, अभी 7 महाद्वीप दिखे ना, पहले ऐसे नहीं था सिस्टम इंडिया का। दुनिया भी ऐसे नहीं थी जैसे आज ये दिखे ना 7 कॉन्टिनेंटल। पहले ऐसे नहीं थे हम्म। कॉन्टिनेंटल। अभी आप देखो, पहले ऐसे कॉन्टिनेंटल नहीं थे पहले। क्या था इनका? ये देखो, इसमें लिख रहे हैं, ये तो है ना, एक महाद्वीप था, पूरा एक महाद्वीप था। फिर उससे टूट 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 के अलग हुआ, फिर ऐसे बनाइए। इस थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसको एनिमेशन में दिखा रहा हूँ। ये देखो, पहले सारा एक महाद्वीप था, सब पेंजे बोलते थे, इंडिया नहीं था। ये टूट टूट के अलग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अफ्रीका चला जाएगा, अमेरिका चला, इधर चला जाएगा, उधर जाएगा, वो इंडिया से जुड़ेगा। अभी देखो, ये ट्रेन दिखा रहे इतने साल पहले ये हुआ, इतने साल पहले ये हुआ, इसी से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, टूटे महाद्वीप आपस में। ये देखो, ये टुकड़ेदार है ना, ये देखो टुकड़ेदार है, ये ऐसे महाद्वीप लग जाएगा, और ये बीच में पहाड़ी बन जाएगी, इसे टकराएगा तो बीच में पहाड़ी बन जाएगी। ये बात तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। ऐसे इंडिया जुड़ा था, ये अफ्रीका का टुकड़ा था इंडिया, और इससे जुड़ गया। देखा किसी ने वीडियो, समझ आया? इस तरह को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इंडिया अफ्रीका से चल के गया था, ना कि इंडिया एशिया का पार्ट था स्टार्टिंग में। दोबारा से देखो, ये इस पूरा एक महाद्वीप था, उसमें उसको बोलते थे पेंजिया। फिर इसमें टूट के दो बने, फिर गोंडवालैंड बना, अलग अलग बनते रहे, और फॉर्मेशन होता रहा, आगे से आगे जो होता रहेगा। ये देखो, ये अलग हो रही है महाद्वीप, इसमें टाइम पीरियड दे दिए, कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं। इस तरह को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। ये देखो, ये इंडिया जा रहा, इंडिया जाके यहाँ पे जैसे टकराएगा, टकराने दबाव के कारण पहाड़ी बनी बीच में, और ये हिमालयन माउंटेन बन गया। ठीक है, ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये जो हिमालयन बना हुआ ना आज, तो ये इसी ड्रिफ्ट के कारण बना हुआ है। जो हिमालय ना नीचे से आया इंडिया और इसके लग गया, उसके कारण हिमालय बना था। और नीचे इंडिया के सी लेवल है। जो समुद्र का ये वाला किनारा है ना, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट।
इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, और इस साइड के एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। इस साइड की कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये वाला एरिया। इसको ईस्ट इंडिया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, सॉरी। अगर इंडिया ने एक महाद्वीप को मानते हुए इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बोलते हैं, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप। इसके अंदर इंडिया में बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है और भूटान नेपाल भी आते हैं। ये मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। तो इंडियन ओशन भी बोलते हैं, इंडियन ओशन नाम से एक है, हिंद महासागर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है। और इसका आपको स्टेट का पता है, इंडिया के सारे स्टेट कौन से कहाँ पे है। और इसके पास गल्फ है जो यहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इसको पता है इनके बारे में। हेलो। हाँ सर। हेलो। तो इंडिया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी से बना था, सारे महाद्वीप वहीं से टूट के बने थे। सबसे पहले महाद्वीप था ओनली वन एंड ओनली पेंजिया, उसके आगे फॉर्मेशन हुआ टाइम टू टाइम और इंडिया बना। और हिमालय माउंटेन दबाव के कारण बना था, और यहाँ पे ना प्लेटें हैं, जैसे वो इससे टकराया ना इस महाद्वीप से, तो नीचे प्लेटें हैं जिसके कारण भूकंप आता है। तो ये एरिया सारा भूकंप वाला है, दिल्ली हो गई, ये सारी भूकंप वाला है। यहाँ पे नीचे टेक्टोनिक प्लेटें हैं जिसके कारण भूकंप आता है इंडिया में, क्योंकि प्लेटें ढंग से जुड़ी नहीं अभी, इसमें गैप है काफ़ी सारा। और जो ईस्ट साउथ का भाग है इंडिया का, डेक्कन इंडिया, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं साउथ के अंदर ये जो एरिया है ना, कोस्टल से लगभग 100 किलोमीटर दूर करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनती है। यहाँ पे है पठारी एरिया, प्लेटू बोलते हैं इसको, प्लेटू है यहाँ पे सारा पहाड़ी एरिया, वोल्केनो से बना हुआ है। यहाँ पहले बहुत ज्वालामुखी थे, वोल्केनो थे, तो उनसे जो लावा निकलता है सारा एरिया उसी से बना हुआ है, ये सारा पहाड़ी एरिया पठारी एरिया है। तो यहाँ पे इसलिए एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ये जो कोस्टल एरिया है ये सारा डेक्कन प्लेटू में आता है। जो ऐसी शेप है इसकी, ये पहाड़ियों से बना हुआ है, ये सारा डेक्कन प्लेटू है। ये सारा वोल्केनो से बना हुआ है, सारे का सारा साउथ इंडिया। और ऊपर वाला नीचे का वोल्केनो से, और ऊपर का देखें तो यहाँ पे हिमालयन आ गया। हिमालय माउंटेन बना तो ये पीक पे था, यहाँ पे बर्फ जमनी शुरू होगी, और फिर यहाँ से फिर नदियाँ निकलेगी, गंगा होगी, यमुना होगी, ये सारी नदियाँ निकलेगी, इस साइड आ गई,
वो कुछ नदियाँ यहाँ गई, कुछ चाइना में गई, तो सारी नदी यहाँ से निकलने की। और ये बस इंडिया में इतना मैदान ही है जहाँ पे ये जो नॉर्थ ये भाग है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है बस। बिहार साइड भी नहीं है, सिर्फ इतने एरिया में एग्रीकल्चर होता है, बाकी ये प्लेन मैदान है, बाकी चारों तरफ कुछ नहीं है। डेक्कन प्लेटो खत्म होता है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्याचल पर्वत है यहाँ पे, और यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी है। इनके नीचे डेक्कन प्लेटो और ऊपर खाली मैदान है ये वाली। और ये पूरा हाईली जंगली एरिया है, पूरा पूरा जंगल है ये, हार्ड जंगल है यहाँ पे। और धरती पे सबसे पुराना, जो धरती में समुद्र से बाहर निकली थी सबसे पुरानी जगह, वो यहाँ पे है झारखंड में। किसी को पता है जगह का नाम? नहीं। इनका नहीं है इस कहते हैं। मैं बता, वेटलैंड, वेटलैंड यहाँ पे जो एरिया है ना, ये दलदल एरिया है, इतना एरिया नीचे का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, जब नदी आ रही है ना, वो समुद्र में होती है ना, तो फिर नदियाँ मिट्टी लेके आती है बहा के। और यहाँ की जब मिट्टी समुद्र में मिलती है तो यहाँ पे दलदल हो जाता है। तो ये दलदल एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन। और जब नदियाँ मिट्टी लगाती है, जब दलदल बनाती है, दलदल को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा। तो ना सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलते हैं, बहुत जानवर है यहाँ पे। ये एक ऐसी दलदल जगह है। एरिया को डेल्टा बोलते हैं। हाँ, ये ना ऐसी जगह है यहाँ पे ना, जे टैग भी है, वेटलैंड भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक साथ कई चीजें हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ का जंगल में ना, ये दलदल एरिया, यहाँ कुछ पेड़ हैं, उनका शहद मिलता है, जो जीआई टैग है, वो नेचुरल है, वो कहीं और नहीं मिलता शहद। तो शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। और ये वेटलैंड भी घोषित कर रखा है सरकार ने। और ये टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पे बंगाल टाइगर रहते हैं। और ये नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, नेशनल मतलब और भी जानवर रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जानवर के लिए हैबिटेट एरिया है सुंदरबन डेल्टा। Okay. हम्म। ये है यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, या कैलाश मानसरोवर झील भी यहाँ पे है। यहाँ से नदी आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो अलग, चाइना में तो उसको अलग नाम से बोलते हैं। यहाँ पे स्वांग नदी कहलाती है। और अरुणाचल में, असम में, हाँ यहाँ पे आके इंडिया में असम में ब्रह्मपुत्र, और फिर यहाँ पे पद्मा नदी बन जाती है बंगाल में। तो ये जो नदी है ना, ये अपने साथ, नदी अपने साथ में मिट्टी लेके आती है बहाकर। और ये बहुत फर्टिलाइज मिट्टी होती है। जहाँ से जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद ये मिट्टी छोड़ जाती है नदियाँ अपनी, तो उससे फसल बहुत अच्छी होती है, उसमें केमिकल जरूरत नहीं होती। तो बाढ़ का नुकसान है, तो बाढ़ का फायदा ये भी है। तो अभी यहाँ पे ना एक डैम बन रहा है, जैसे चाइना यहाँ पे डैम बना रहा है अभी एक। आपको पता है पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, किसी को पता है? रोटेशन पृथ्वी लेती है, सूरज लेता है। पृथ्वी। पृथ्वी घूमती कहाँ से कहाँ है आपको पता है? ईस्ट से वेस्ट घूमती है पृथ्वी। सॉरी, वेस्ट से हम्म, ईस्ट की तरफ जाती है पृथ्वी, इस साइड मूव करती है ना। यू 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 नॉट सर्कल करती है पृथ्वी। तो सारी नदियाँ ना पृथ्वी के अकॉर्डिंग बहती है, मतलब पृथ्वी साइड ऐसे राउंड लगा रही है, तो सारी नदियाँ इस साइड साइड जा रही है।
ठीक है। अब जैसे इस साइड नदी पर डैम अलाउड नहीं होता बनाना, जो अब ऐसे नदी जा रही है, अब यहाँ पे डैम बना दिया तो पानी सारा रुक गया यहाँ पे। तो ये पृथ्वी की जो स्पीड को भी कंट्रोल करता है ये पानी। अभी चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा डैम बना रहा है, ये बनने के बाद पृथ्वी की स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी। से ऑलरेडी चाइना ने बनाया था थ्री गोजेस डैम, इसके काम पृथ्वी की स्पीड भी कम होगी क्योंकि पानी का फ्लो ना पृथ्वी को घुमाता है। अगर कौन आपको सा डैम? पता, थ्री गोजेस डैम है, इसके काम पृथ्वी की रोक दी चाइना ने। पृथ्वी की रोटेशन कम कर दिया इसने, पृथ्वी का 24 घंटे का टाइम को इसने बढ़ा दिया। थ्री गोजेस डैम बनाया, अब चाइना एक बड़ा डैम वो बना रहा है तो शायद दिन का टाइम 24 घंटे की जगह और बढ़ जाए, इतना ज़्यादा ये हार्श कर रहे हैं। ये पृथ्वी रोटेशन कम कर रहा है, पृथ्वी की इस साइड घूमने की कंडीशन ये कम कर रहा है, ये अपोजिट चलता है। ये देखो पानी को सारा रोक लिया तो पानी नहीं चलेगा तो पृथ्वी मूव नहीं कर देगी, पृथ्वी मूव करने स्पीड स्लो हो जाएगी देखो। ठीक है, तो कुछ नदियों पे ना डैम अलाउड नहीं होते बनाने, कैसे क्या है से बना रहा है तो और ज़्यादा दिक्कत हो, रोटेशन होगी। और जैसे भारत है, ये गंगा नदी यहाँ पे रही है, गंगा नदी भी डैम बना सकता था, भारत में अलाउड नहीं करती सरकार, दुनिया भी अलाउड नहीं करती भी। पृथ्वी कंडीशन गति रुक जाएगी, गंगा में पानी बहुत आता है, पानी कहाँ फ्लो करता है। फिर भारत ने यहाँ पे डैम बना रखा है, फरक्का डैम, वो छोटा सा इतना बड़ा नहीं है। इस साइड बैनी वाली नदी पर डैम अलाउड नहीं है ज़्यादातर। हालांकि अब भारत ये नदी निकलती है यहाँ से सिंधु नदी, तो इस पे बना रहे हैं डैम। इस साइड पे तो, इस साइड बहने वाले पे अलाउड है और अपोजिट साइड पे बहन फ्लो करने वाली नदी पे अलाउड नहीं है डैम। इंडिया में किसी को पता है कितनी नदियां हैं? कोई फेमस नदी, कोई कहाँ से निकलती है कहाँ जा रही है? पता है किसी को? कोई नदी के बारे में जो कहाँ से निकल रही है कहाँ जा रही है, कोई पढ़ी हो कभी कोई नदी के बारे में? मैंने तो नहीं पढ़ी सर। अच्छा, मेरे को नहीं परसों याद है। बताओ। यमुना उत्तराखंड से ये उत्तर उत्तराखंड में कहाँ प्रदेश। से, उत्तराखंड में हम्म, कहाँ से निकलती है? मैं आपको कैसे बताऊं? गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकलती है। हम्म। एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ का टुकड़ा होता है बहुत बड़ा, जो पिघलता रहता है, उससे नदी बनती है। गंगा नदी तीन या चार नदियों से मिलकर बनती है, एक नदी नहीं है, पर इसको भागीरथी मंदाकिनी बाद में गंगा नाम हो जाता है इसका। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज होके बिहार, बिहार से ये बंगाल में जाती है। बंगाल में जैसे बॉर्डर पे, बंगाल बिहार के बॉर्डर पे बना हुआ है फरक्का डैम, फरक्का डैम को क्रॉस करके ये पाकिस्तान बांग्लादेश में जाती है, और एक बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा में ख़त्म हो जाती है। गंगा की एक नदी निकलती है अलग, ये जाती है वेस्ट बंगाल में, इसको बोलते हैं हुगली रिवर। जो मेन गंगा वो यहाँ पे जाकर ख़त्म होती है। वो गंगा जहाँ पे ख़त्म होते हैं समुद्र में, इस एरिया को हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग मानते हैं गंगा सागर। ठीक है, यहाँ इसको गंगा सागर बोलते हैं। कुंभ का मेला यहाँ पे भी लगता है सर। ठीक है, ये दो रिवर है जो इसमें मिल रही है। रिवर एक ही है, इसके सेपरेट हो गए, पार्ट दो हो गए। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, पद्मा रिवर। और एक यहाँ से कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर चाइना के अंदर है, जहाँ शिव जी की, और इसके नीचे कैलाश झील है। कैलाश लेक से एक नदी और निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र में आगे जाके इस नदी मिल जाती है गंगा में। एक इंडिया का मैप बना लो और कुछ नदियाँ नाले याद रख लो, एक मैप बना लो इसका। या इस मैप की फोटो कॉपी करा के ले आओ, या ये मार्केट में मिल जाएगा, नहीं है तो वैसे कॉपी बना लो, रफ में चल जाएगा, उस पर भी ड्रॉ कर लो ये चीज़ें, ये कौन सी नदी कहाँ पे है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। हम्म। अजीत असलैंड कैसे है? ठीक है, अभी गंगा और ये ब्रह्मपुत्र दो नदी है, सबसे बड़ी नदी तो है गंगा। अगर आप वैसे देखोगे ना, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, अगर चाइना से काउंट करोगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। ठीक है, पर आप अगर इंडिया में काउंट करें तो ब्रह्मपुत्र सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये असम से यहाँ से निकल रही है, हिमाचल से। तो इंडिया में काउंट करें तो छोटी है, अगर वैसे काउंट करें तो ये बड़ी है, सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, क्योंकि चाइना से बहुत दूर से आ रही है, इसलिए अब हम बड़ी नदी मानते हैं गंगा को। अगर दो देशों के बीच में देखें तो ये नदी बड़ी है, इंडिया चाइना में कंपेयर करें तो, दोनों में अगर जोड़ के देखें तो, वैसे करें तो ये नदी बड़ी है। ठीक है। ओके। हम्म। हम्म, तो अलग अलग डिफरेंस याद रखना, क्यों बड़ी है क्यों छोटी है। अब गंगा के साथ है ना, ये तो निकलते गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं आइसबर्ग, इंग्लिश में, ओ सॉरी हिंदी में बोलते हैं उसको हिमखंड। ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमखंड, हिमखंड। और यहाँ पे ना एक यमुनोत्री ग्लेशियर हो रहा है, ये तो गंगोत्री है, यहाँ पे एक ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चलती है, दिल्ली होकर ये फिर प्रयागराज में जाके इलाहाबाद में संगम में ये गंगा मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ आगे जाके एक हो जाती है, गंगा और यमुना। उत्तर प्रदेश में एक होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक एरिया संगम बोलते हैं उसको, प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वहाँ पे दोनों एक हो जाती है, ठीक। फिर आगे जाके दोनों एक से होती है। ठीक है। और अभी भारत सरकार ने क्या किया है, जहाँ पे दोनों मिलती है ना, इसको बोलते हैं प्रयागराज। और ये जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे पोर्ट है हल्दिया। ये मैं बताता था ना, हुबली रिवर है, हुबली रिवर हम्म। के जो वेस्ट में तो एक शहर है, बड़ा शहर, उसका नाम है हल्दिया, कोलकाता का बड़ा शहर है। और ईस्ट के अंदर है कोलकाता, लेफ्ट राइट में है दोनों। तो हल्दिया एक बहुत बड़ा नेचुरल पोर्ट है। क्या होता है, जैसे एक तो पोर्ट है समुद्र किनारे, जैसे ये पोर्ट हो गया, समुद्र है, यहाँ पे पोर्ट है। और एक क्या होता है, अब जैसे नदी है, तो नदी के अंदर तक यहाँ तक पोर्ट बना देते हैं ताकि सामान भेजना और आसान हो जाए। तो हल्दिया में ना ऊपर नदी की साइड में पोर्ट है। और मैं अपनी दिखाऊँ, जानते नहीं है जी। ये देखो, ये कोलकाता है, ये हावड़ा है, नहीं नहीं हावड़ा से आगे नदी है। ये जो है ना समुद्र में, ये देखो, ये नदी यहाँ तक आ गई, और यहाँ से ना कोलकाता यहाँ तक आ रही है नदी, ये अंदर तक आ रही है नदी, देखो। तो यहाँ से ना सीधा लोड होता है सामान, ये हुबली रिवर है ये। ओके। यहाँ पे हल्दिया पोर्ट भी है। तो अब यहाँ से लोड करने के लिए समुद्र के अंदर अंदर की जाके लोड करते हैं, ये बहुत सही पोर्ट है ये। तो ना अभी क्या है, यहाँ से लेकर सरकार ने, प्रयागराज से लेकर सरकार ने इस नदी के अंदर एक रास्ता बनाया, वाटरवे। अब एक होता है नेशनल हाईवे, ये रोड के लिए होता है नेशनल हाईवे 1 2 3 आगे नाम। और एक वाटर हाईवे, WH1 नाम से। तो ये दुनिया इंडिया का वाटर नेशनल वाटर हाईवे 1 है। इसमें शिप जाते हैं जो हल्दिया से जाते हैं, प्रयागराज से हल्दिया तक शिप चलाती है सरकार इसमें।
सोमालिया की जाती है, सोमालिया की व्यक्ति है इसमें से। तो ये पहला वाटर वे इंडिया के अंदर, ठीक है, जो गयारा से हल्दिया तक जाता है। हल्दिया या कोलकाता या हावड़ा जो भी है इसमें, यहाँ तक आता है ये, ठीक है। ये पहला वाटर वे इंडिया का। और सेकंड है असम से शुरू होता है। असम यहाँ पे तिनसुकिया है, तिनसुकिया नाम से एरिया। यहाँ से कोशिश कर रहे हैं इसको बांग्लादेश में लेके आने की। बांग्लादेश तक आएगा ये भी सेकंड है। ये वाटर हाईवे सेकंड है ये, ठीक है। तो सरकार नदियों में ट्रांसपोर्ट शुरू कर रही है धीरे धीरे टाइम में। नदियों में ना कॉस्ट बहुत कम आती है ट्रांसपोर्ट की। जैसे जितना भी यूरिया होता है ना इंडिया में यूरिया नहीं होता खेतों में डालने के लिए। यूरिया सारा विदेशों से मंगाना पड़ता है। मोस्ट टाइम रशिया से मंगाते हैं। वो आता है यहाँ पे बंगाल में, बंगाल के पोर्ट पे आके फिर वहाँ से सप्लाई होता है ट्रकों के से। अब वो यूरिया ना शिप के थ्रू आ रहा है, तो और कॉस्ट इफेक्टिव है, बट टाइम ज़्यादा लगता है पर बहुत सस्ता पड़ता है ये। और ट्रैफिक भी नहीं होता ज़्यादा, तो वो भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं दोआब। दोआब, सॉरी दोआब। ये आपको ना एंशियंट हिस्ट्री और स्ट्रेट। मिडाइवल, नहीं स्ट्रेट तो दो नदियों के बीच का रास्ता होता है नदी क्रॉस करने के लिए। पर देखो अब ये नदी है, ये नदी है बड़ी सारी, और ये नदी है। नदी के बीच का जो लैंड है ये बहुत बड़ी जगह है। ये कई शहर के शहर बसे हुए हैं दोनों के बीच में। कानपुर इनके बीच में है, मेरठ इनके बीच में है। तो ये जो एरिया है ना, इन दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं दोआब। आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह नाम पढ़ने को मिलेगा दोआब किसको बोलते हैं। ये दो नदियों के बीच की जगह होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती है, लैंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जितने भी मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न और मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी सभ्यता होगी ना बड़े बड़े राजा महाराजाओं में, वो कोशिश करेंगे दो नदियों का बीच का एरिया जीत लें दोआब। वो यहाँ पे कब्जा कर लिया तो यहाँ पे खेती अच्छी होती है, तो में इनकम ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी हमारी। तो राजा ना साउथ आप पढ़ेंगे तो बार बार दुआब दुआब नाम आएगा। दुआब बोलते हैं दो नदियों के बीच का एरिया जहाँ पे अच्छी फसल होती है, उसको दुआब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे है एक पठारी एरिया, जैसे साउथ का पठार है ना, साउथ का डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे भी एक प्लेटू है। जो बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये भी यहाँ पे भी वोल्केनो था, वोल्केनो इरिप्ट हो गया। रात, हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हम्म, मैंने ना परसों रात को प्रियंका क्लास में थी तो उसने मैसेज किया था, तो मैंने प्रियंका को ये बोल दिया था भी मेरे को नहीं लगानी क्लास, उसको बोल देना। तो मेरे को नहीं बोलना था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं सबको सामने बोला था तो उसके सबके सामने सॉरी। मेरी उस दिन टोन सही नहीं थी। मेरे को हुआ था। तुम्हें नहीं, प्रियंका एक और है, आपकी सीनियर है। तो मुझे मेरे को कुछ नहीं बोला। हम्म, परसों रात को क्लास लगा दिया तब मैंने बोल दिया था इनको गलती से। हम्म, यहाँ पे ना विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ना पहाड़ियों से नदियाँ निकलती है। जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ गंगा यमुना निकलती है। तो पहाड़ी के ऊपर है ना पानी इकट्ठा होता है, फिर वो नदियों में डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ से निकल रही है केन नदी निकल रही है, और फिर सेकंड है बेतवा नदी। दोनों ही जाके इसे मिलती है यमुना में। दोनों पानी यमुना को देती है अपना, ठीक है। अब देख रहे हैं केन बेतवा को भाषा का जोड़ रही है, तो वो नदियाँ इसमें जाके मिलती है।
अगर आप अभी आप बात नॉर्थ इंडिया की कर रहे हैं, साउथ इंडिया में नहीं जा रहे। और यहाँ से ये है गुजरात। गुजरात में एक पहाड़ी शुरू होती है, सब दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली पहाड़ी, अरावली माउंटेन्स है, जो यहाँ से शुरू होके राजस्थान से गुजरात शुरू होके राजस्थान होके हरियाणा होके दिल्ली होके पानीपत में खत्म होते हैं। ये पहाड़ी पानीपत में खत्म होते हैं। रास्ता मेरी अब शुरू हुई है। क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है। हम्म। अभी ना एक न्यूज़ भी आई थी कल, कल दैनिक भास्कर पढ़ लेना गुरु का भेजा, उसमें न्यूज़ आई है एक अरावली पर्वत की। ये अरावली पर्वत पे है ना, डेली न्यूज़ आती है। ये सबसे सेंसिटिव एरिया है अरावली इंडिया का। सबसे पुरानी पहाड़ी दुनिया, अगर सर्च करो गूगल पे तो अरावली माउंटेन्स आएगी, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी। अब दिक्कत क्या है, जो अरावली का जो ईस्ट वेस्ट का एरिया है ना, ये बड़ा एरिया सारा, ये बड़ा, ये सारा डिजर्ट एरिया, यही रेगिस्तान एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सारा डिजर्ट एरिया है ईस्ट का। और ये बड़ा एरिया, ये सारा वेस्ट का एरिया, ये फर्टिलाइजर है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, सब तरह से बेस्ट है ये एरिया। पर भी कुछ साल जो अपन रोड पे पत्थर डालते हैं ना, सारे पत्थर अरावली के आते हैं। रोड पे, रेलवे ट्रैक पे, सारे के सारे पत्थर अरावली के आते हैं, पत्थर वाले पहाड़ अरावली के हैं। तो भी कुछ सालों से क्या हो रहा है, अरावली को अच्छे से देखो। पानीपत में भी अरावली पर्वत था, पानीपत में खत्म हो गया, सोनीपत खत्म हो गया। दिल्ली में भी आपने देखा होगा अरावली पर्वत नहीं है, आपने सिर्फ ये तुगलकाबाद में पहाड़ी है, कुछ छोटा छोटा पहाड़ बचा हुआ दिल्ली में खत्म है, हरियाणा में लगभग खत्म, थोड़ा बहुत बचा है हरियाणा में। अगर आप जाते हो ना, जयपुर जाते हो तो थोड़ा सा आता है, ये गुड़गांव से थोड़ा आगे, आना नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, भी अरावली को कोई नहीं काटेगा, अरावली को नहीं तोड़ना। अब अरावली को तोड़ने का मतलब क्या है, कल के दैनिक भास्कर में देखो तो अगर तोड़ दिया ना, तो जो रेगिस्तान है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ भी रहा है खैर। अभी दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली में धूल उड़ रही है, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रीजन है अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ, ये जो धूप को, हवा मिट्टी को रोकती थी, अभी खत्म होगी तो सारी टेम्परेचर दिल्ली में बढ़ रहा है, सारी मिट्टी धूप दिल्ली में दिल्ली की तरफ जा रही है। तो इसके कारण अरावली बहुत सेंसिटिव जोन है। कोई दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर देखता है क्या? हाँ सर। कल मैंने मैगजीन भेजी है, तो वो भी देखना। तो अरावली बहुत सेंसिटिव जोन है, पर ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे, मोस्टली तो खत्म हो गया ये। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे हायरिंग करे इसको। सुप्रीम कोर्ट कभी जजमेंट नहीं देती जानवरों पे, रोड पे और इस पे, पर इस पे दे रखी है जजमेंट। अभी सरकार क्या देख रही है, अभी अगर अरावली कल को खत्म, आने वाले टाइम में अरावली खत्म होगा ही होगा, तो अभी नहीं रुकेगा, जितना मोस्टली कट भी गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अरावली खत्म हो गया तो क्या हो सकता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप अपना एथिक्स यूज करो, एथिक्स, तो क्या सोल्यूशन दोगे आप, ये अरावली को कैसे कंट्रोल करोगे आप? क्या क्वेश्चन पूछा? अरावली पर्वत खत्म हो रहा है, इसको रोकने के लिए दिल्ली का प्रदूषण, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कैसे कंट्रोल करोगे इस चीज को? वही न्यूज़ में भी आई हुई थी, इसका इफेक्ट भी आया हुआ था क्या होगा, और इसका सोल्यूशन भी आया हुआ था क्या होगा। बताओ। आप क्लास में शायद 5 बंदे हो, अच्छे हो, जितने भी हो, एक बार सोचो, डिस्कस करो क्या हो सकता है इसका, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में जो वाइट कलर का एरिया है, सारा डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, नीचे का ग्रीन है। अफ्रीका में ना रेगिस्तान बढ़ रहा था, इससे नीचे तरफ बढ़ रहा था। तो अफ्रीका के जो ये एरिया है ना, इसको बोलते हैं साहिल रीजन, साहिल बोलते हैं इस रीजन को, साहिल, जो ग्रीन। तो लोगों ने क्या किया, अफ्रीका के सारे देशों में मिलकर ये ग्रीन वॉल बना दी अफ्रीका में। मैंने पहले बताया था। अब पेड़ लगा दिए, 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ ही पेड़ लगा दिए, ताकि रैली ना खत्म हो।
इसका इफेक्ट ये हुआ, अभी यहाँ पे रेगिस्तान रुकना बंद हो गया, बढ़ना बंद हो गया, रेगिस्तान नहीं बढ़ा, इसके बाद रेगिस्तान खत्म हो गया, बस आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो सेम काम से भास्कर कर रही है। अरावली के पैरेलल में हम यहाँ से लेकर अहमदाबाद से लेकर, वो सॉरी, गुजरात से लेकर पानीपत तक पेड़ों के 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ लगा रही है। ग्रीन वॉल नाम दिया भास्कर ने इसको। इसका मोटिव क्या है, जो अरावली से नुकसान हो रहा है वो रुक जाए। अरावली तो खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो पेड़ लगा के इसको रोक सके। तो ये सोल्यूशन सही है क्या? अरावली पहाड़ी है ना, इसके ऊपर एक इसी सबसे चोटी का नाम है माउंट सीकर, माउंट आबू। उसके ऊपर भी एक और है, उसको बोलते हैं गुरु शिखर, सबसे ऊंची हाइट है गुरु शिखर, जो अरावली का सबसे टॉप पॉइंट है गुरु शिखर, और ये माउंट आबू के ऊपर है। अरावली के अंदर है ये, सबसे ऊपर की चोटी है। सुना होगा नाम आपने माउंट आबू का नाम तो। हाँ। तो माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी अपना कुछ नदियां नोट कर लो, इंडिया की जो मेन में रिवर है, जो आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है। ये देखो, सबसे पहले रिवर, एक मैप बना लो इंडिया का, से हाफ में नॉर्थ इंडिया का, सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया का, नीचे का नहीं, कभी साउथ इंडिया का नहीं, ऊपर ऊपर का। या किसी पास है तो कॉपी बना लो, अगर नहीं है तो मैं से ड्रॉ कर लो। सबसे पहले नदी, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी। ये गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है सबसे पहले। ये वेस्ट बंगाल में जाकर खत्म होती है, और सॉरी बांग्लादेश में जाकर खत्म होती है। उसकी ब्रांच निकलती है कोलकाता में भी, उसको बोलते हैं हुगली रिवर। पहली रिवर ये है। ये शुरू कहाँ से हो रही है, उत्तराखंड के गंगोत्री से खत्म कहाँ हो रही है, बांग्लादेश के सुंदरबन से या गंगा सागर से वहां पे खत्म हो रही है। लिख लिया? सेकंड है यमुना रिवर। ये सेम यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, और फिर प्रयागराज में जाके ये गंगा मिल जाती है। कहाँ से शुरू हुई है? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर होते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। लिख लिया? हाँ सर। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज है यहाँ पे, जो संगम ही बोलते हैं।
और यहाँ पे है कैलाश मानसरोवर, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर झील लेक है। इस लेक से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल चाइना में से होके असम, असम से फिर जाके इसमें मिल जाती है गंगा में। गंगा नदी बह रही है ना, इसमें मिल जाती है। दोनों का नाम होता है यहाँ पे पद्मा, बोलते हैं दोनों को मिला के। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ये यहाँ पे मिलकर खत्म हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बन रहा है, वो बन जाएगा तो पृथ्वी का रोटेशन और कम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बाद ये दो नदियां होगी, इसमें एक नदी ना ये है सिक्किम में। सिक्किम से नदी निकलती है, उसके बाद तीस्ता रिवर, तीस्ता। ये नदी भी इन दोनों नदियों में मिलती है जाके। सिक्किम से निकलती है तीस्ता रिवर, तीस्ता। ये भी इसमें मिलती है जाके। प्रयाग में। हम्म। प्रयाग में नहीं, गंगा और यमुना जहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलते हैं जहाँ पे, यहाँ पे मिलती है ये बांग्लादेश में। जो सिक्किम से निकलती है। मतलब इस मतलब देखो, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, वो है माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल के अंदर है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे आती है केटू, वो जो पाकिस्तान कब्जा कर रखा है ना, उस एरिया में है केटू। सॉरी यहाँ पे नहीं है, टोपियो के अंदर है केटू, है के अंदर केटू। और तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कंचनजंगा, जो इंडिया के सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, कंचनजंगा पहाड़ी। जो कंचनजंगा की बर्फ पिघलती है ना, वो तीस्ता रिवर में आती है। ठीक है, तीस्ता रिवर आगे जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा में मिल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है। ये पता लगी नदियां तीन, चार नदियां हो गई, हाँ सर। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और तीस्ता रिवर, है ना। और फिर ये है नेपाल, नेपाल से नदी निकलती है गंडक नदी, कोसी नदी, और एक नदी और है घाघरा रिवर। तीन नदियां निकलती है, ये सारी गंगा में मिलती है। और इन तीन नदियों में बाढ़ आती है, जिससे डूब जाता है, बिहार डूबता है। ये तीन नदियों पर ना डैम नहीं है कोई, ये सीधा बाढ़ लेके आती है और इससे बिहार डूबता है। इन तीन नदियों का कहानी बिहार में डूबता है, असल बिहार बाढ़ आती है। इसलिए बिहार गरीब और बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं बाकी शहरों में। और इन पे डैम बना देना तो बिहार के लोगों को माइग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत फर्टिलाइज एरिया है बंगाल का, बहुत अच्छी खेती होती है। पर गंडक, कोसी और ये घाघरा रिवर है, तीनों का कारण बिहार डूबता है हर बार। अभी बाढ़ आई पड़ी है बिहार में। ठीक है। तीन नदियां हैं जो नेपाल से आती है, गंगा मिलती है, पहले गंडक, फिर कोसी, फिर घाघरा। लिख ले तीनों का नाम। हाँ सर। अब ये नदियां होगी। अब छह नदियां हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है। देखो कैलाश मानसरोवर से ना, ये नदी कैलाश मानसरोवर कहाँ से, एक तो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, एक निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख में होके फिर जाती है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में। फिर ये पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाके ये अरब सागर में मिल जाती है, यहाँ पे इनसे अरेबियन सी है, यहाँ पे खत्म होती है। ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान सबसे बड़ी नदी यही है, जैसे इंडिया की गंगा नदी है ना, पाकिस्तान सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकले पाकिस्तान। कहाँ से है ये? ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलेगी, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। यहाँ पे ठीक है। कैलाश मानसरोवर है। यहाँ से एक इस जो ईस्ट में चली वो थी ब्रह्मपुत्र, जो वेस्ट में चली वो थी सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु को इंडस रिवर भी बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं।
ठीक है। और सिंधु नदी किनारे भारत इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता ना सिंधु नदी किनारे बसी थी। वो सबसे पहले जो मानव ह्यूमन के हमें एविडेंस मिले हैं वो सिंधु नदी पे मिले हैं। सिंधु नदी का नाम था इंडस, इंडस नाम पे इंडिया का नाम पड़ा। उसके हिंदी बोलते हैं सिंधु। लोगों ने सिंध को हिंद बोलना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान नाम भी इन्हीं के कारण ही पड़ा। ठीक है। सिंध से ही भारत का नाम आया था इंग्लिश हिंदी में। अंग्रेज जो यवन आए, हुन आए, अलेक्जेंडर आया, उन्होंने इंडस को बोला इंडस नदी के इस साइड का एरिया इंडिया हो गया। और जो अरब लोग आए, अरब ट्रेडर आए, उन्होंने कहा सिंध है, सिंध का साइड का एरिया हिंदू। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुराने लोग थे वो सिंधु नदी किनारे बसे थे। इनको बोलते इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आगे पढ़ेंगे भी कि इंडस रिवर। और इंडस रिवर के बाद है सेकंड है चिनाब रिवर। ये निकलती है कारगिल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। यहाँ से निकलती है कारगिल से चिनाब रिवर। ये जाके सिंधु में मिल जाती है चिनाब। चिनाब के बाद है रावी। यहाँ पे झेलम रिवर हो जाती है, झेलम। इसमें पानी हाँ, झेलम चिनाब रावी। साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड किससे आ रहा है? हम्म, देखो 3 नदियां ऊपर की तरफ है। पहले इंडस, फिर है झेलम, फिर है चिनाब। चुनाव रिपीट करना सर। मैं इसमें पे बनाता हूँ बड़े बड़े मैप में। देखो पहली नदी है सिंधु नदी, ये सिंधु रिवर है, इंडस रिवर। फिर इसके बाद आती है झेलम, इसके बाद है झेलम, फिर आती है चिनाब। चिनाब के बाद आती है रावी। रावी नदी बॉर्डर बनाती है इन दोनों का, ये आ गई रावी नदी। रावी के बाद आती है ब्यास रिवर, हिमाचल से निकलती है ब्यास रिवर। सॉरी, ब्यास को सुना दिए। इसके बाद आती है ब्यास रिवर। और ब्यास के बाद आती है सतलुज रिवर। सतलुज, ये 6 रिवर है। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 नदियां हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख लो सबके नाम, ऑर्डर में लिख लो यहाँ पे। लिख लिया सर। सर वो जो 7 ब्यास बहनें नदी है ना बोलते हैं वो यहाँ पे, किसको बोलते हैं? वो 7 बहनें नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को बोलते हैं, 7 सिस्टर। ये तो स्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं। ठीक है। इनका भी कोई रिश्ता नहीं है इन 7 नदियों का। तो एक है ना 1960 में जब भारत पाक से बंटवारा हुआ था ना, तो 1960 में पानी का बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे को किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच नदी का बंटवारा किया था। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा जो ऊपर की 3 नदियां है ना, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी यूज करेगा पाकिस्तान और नीचे की 3 नदियों का पानी यूज करेगा इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा 1960 में ऊपर की 3 नदियों का पानी यूज करेगा पाकिस्तान, नीचे की 3 नदियों का पानी यूज करेगा इंडिया। पानी यूज करने का मतलब कि अभी भारत भी यूज कर सकता है पानी, पर डैम बना के भारत रोक नहीं सकता पानी को। भारतीय नदियों में जितना पानी मर्जी यूज करे पर डैम नहीं बना सकता। हाँ, नीचे नदियों पर डैम बना सकता है भारत। तो इस पे भाखड़ा डैम भी है, नंगल डैम भी है, इन पे डैम है वो। रणजीत सिंह डैम है। ऊपर नदी पे कोई डैम नहीं है। पर अभी भारत किस नदी पे डैम बना रहा है? सॉरी, इस पे सिंधु नदी पे डैम बना रहा है, कृष्णा डैम। हालांकि वर्ल्ड बैंक के खिलाफ है भारत, फिर भी बना रहा है भारत।
क्योंकि पाकिस्तान भी हमले कर रहा है तो वो इसके कारण बना रहा है। तो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 6 नदियाँ थी, 3 नदियों का पानी वर्ल्ड पाकिस्तान यूज़ करेगा, 3 का इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है, यूज़ का मतलब आप ये मत सोचना भी पानी यूज़ ही नहीं कर सकता, सिर्फ डैम नहीं बना सकता। ठीक है, तो सर ध्यान आपने रखना बोला 6 नदियों को। पाकिस्तान सर हम्म, आपने बोला पाकिस्तान हमले चाइना को हमले करे इसलिए डैम से क्या हम्म, होगा तो हम लोग डैम से हमले का और डैम का क्या पानी रोक लेंगे हम, उनका पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान की सिंधु लाइफ जो लाइन है, अगर इसका पानी पाकिस्तान को ही खेती के पीने काम आता है। जब पानी रोक लिया ना तो वो हमले नहीं पाकिस्तान के करे। लोग प्यासे मरेंगे। हाँ, हमले तो क्या, लोग दुआ बढ़ाएंगे पाकिस्तान सरकार पे कि पानी लो उनसे, तो भारत के नीचे रख सकता है, अभी आप हमले बंद कर दो हम पानी दे देंगे। अब देखो, ये तो यहाँ पे ब्यास नदी हिमाचल से निकलती है और सतलुज रिवर है। ब्यास और सतलुज मिलती है अमृतसर के पास से, एक शहर है तरन तारण, उसके नीचे में जाके मिलती है। इस शहर को बहुत, यहाँ पे जो मिलती है उसको बोलते हैं हरी का पतन। और ये हरी का पतन एक वेटलैंड है। अब वेटलैंड क्या होता है बताओ? वेटलैंड क्या होता है? देखो, ये दोनों हरी के पतन में जाके मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ। हरी के पतले पतन से फिर ब्यास तो खत्म हो जाती है, सतलुज जाके निकल जाती है। वेटलैंड का मतलब होता है दलदली जमीन है। यहाँ पे पशु पक्षी, बाहर से पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी रहते हैं यहाँ पे, तो इसको वेटलैंड घोषित करके अगर ये कंजर्वेटिव एरिया, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये नदियों के लिए बना रखे हैं, ये जानवरों के लिए बना रखे हैं। और यहीं से ही एक नहर निकलती है, नहर केनाल निकलती है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी केनाल। ये आगे पानी प्रोवाइड करती है हरियाणा को। ये एरिया सिरसा, डवाड़ी, बीकानेर, जैसलमेर, ये पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है, यहाँ तक पानी प्रोवाइड कराती है। मतलब मैं बताया था, अरावली पर्वत इस साइड है, ये एरिया बहुत फर्टिलाइज है, यहाँ पे नदियाँ भी बहुत है, पानी बहुत है। इस एरिया में पानी नहीं है। इस एरिया में पानी लाने के लिए हरी के पतन से जो नदियाँ मिलती है ना, पानी का स्टोरेज करते हैं, इससे नहीं करती है राजकुमार इंदिरा गांधी नहर। पहले इसका नाम राजकुमार था, अब इंदिरा गांधी नहर कर दिया। ठीक है, तो यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो सबसे बड़ी नहर है इंडिया की। सबसे बड़ी नदी कौन सी इंडिया की? इंदिरा गांधी सबसे बड़ी नदी नहीं है, वो नहर है। वो नदी और नहर में फर्क आपने नहर नहीं मेरे को नहर सुना था सर। है। मेरे को नहर सुना था इसलिए बोला मैंने। अब नदी बताओ, कोई बताओ नदी कौन सी है सबसे बड़ी? गंगा गंगा हम्म, गंगा हम्म, ठीक है, तो ये नहर है, वो नदी है। ये जो राजस्थान का ये एरिया ना, गंगानगर बीकानेर, सारा को पानी यही प्रोवाइड कराती है, सबसे बड़ी नहर है ये। और सारा बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करती है एक तरह से। अभी ये तो है, इस अभी हरियाणा भारत सरकार एक काम और कर रही है कि व्यास और इंडिया और सतलुज नेपाल कौन के सी बॉर्डर जगह पे पे मिलती है सर? ये मिलती है हरी के पतन पे। हरी का पतन लिख लो, हरी का पतन। इस क्या का नाम है क्या? हाँ, जगह का नाम है हरी का पतन। ये पंजाब का तरन तारण शहर है, तरन तारण शहर है ये पंजाब का। पंजाब का तरन तारण शहर है, हरी का पतन एरिया। ठीक है, अब ये जो है ना, एक नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं काली नदी या सरदारी रिवर बोलते हैं, इसको काली नदी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जाके आके गंगा में मिल जाती है, और ये भी बहुत पानी छोड़ती है।
बहुत बाढ़ लेके आती है ये नदी भी। इस ये नदी नदी का है कौन सरप्लस सी? पानी, इसका नाम है काली नदी। काली नदी या सरदा रिवर बोलते हैं इसको। अब भारत सरकार इस नदी का पानी इसके लिए न्याय बना रही है, जो यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली के पास से, रोहतक से, राजस्थान के जयपुर में, जयपुर से उदयपुर तक आएगी नहर। तो इसका पानी फालतू यहाँ पे ले आएगी ये, और साथ में यहाँ के लोगों को पानी मिल जाएगा, वही बाढ़ नहीं आएगी। नदी को खाली कर दें, नदी का पानी कम कर दें तो बाढ़ भी नहीं आएगी इसमें। तो इसके कारण दिल्ली में भी पानी की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, दिल्ली में पानी बढ़ जाएगा पीने का। और इससे क्या होगा, ये एक नहर और बन जाएगी, इसको बोलते हैं ईस्ट राजस्थान कैनाल, अभी बन रही है, इस पे काम चल रहा है। तो ये सेकंड ये नहर है, फर्स्ट वो हो जाएगी, इन राजस्थान में दो नहर होगी। और ये जो अरावली पर्वत है ना, इससे एक नदी निकली है, चंबल रिवर। चंबल मध्य प्रदेश से होके फिर आगे यमुना मिल जाती है, ये चंबल रिवर। यही चंबल के बीएड है, बीएड मतलब एक खाली बंजर एरिया था यहाँ पे, जहाँ पे चंबल के डाकू रहते थे। ये चंबल का बीएड एरिया भी यहीं पे है। ये चंबल रिवर है जो रास्ता निकलती है। अब चंबल रिवर के साथ साथ भारत सरकार एक रोड बना रही है, उसका नाम है चंबल एक्सप्रेस वे। उसको बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। ये भी चंबल रिवर के पैरेलल बना रही है भारत सरकार, ताकि चंबल का एरिया जो है बहुत पिछड़ा एरिया है, इसको डेवलपमेंट कर सके सरकार। से हम चंबल देखो नदी दिल्ली में। अरावली से मध्य प्रदेश होकर जाती है, पर जाती कहाँ पे हाँ, है? एंड पॉइंट ये क्या है आगे, इसका? आगे इसके ये अगर यहाँ पे आ रही है यमुना, यमुना मिल जाती है यमुना में। यमुना है ना दिल्ली में खाली है, दिल्ली में यमुना पानी नहीं है, पर आगे दिल्ली से निकलने के बाद है ना, चंबल नदी का पानी बहुत मिलता है इसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चंबल की बात यमुना बहुत पानी लेके आती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर यमुना में पानी नहीं होता है। ये जो दिल्ली से यमुना निकलती है ना, खाली निकलती है। फिर आगे आगे चंबल नदी का पानी मिलता है यमुना को, बहुत पानी मिलता है यमुना का। फिर आगे बढ़ती है तो उसको केन बेतवा ही पानी देती है, केन बेतवा का पानी मिलता है। तो फिर आगे जब ये गंगा मिलती है ना, तो बहुत पानी होता है इसमें, और भी छोटी नदियाँ आके मिलती है इसमें। तो नदियाँ यहाँ पे डेवलप होती है। तो इस नदी में पानी नहीं होती है, निकलेगी कैसे? आपने बोला खाली नहीं निकलती है। खाली निकलती है, स्पेस है इसमें, खाली थोड़ा सा नाले के थोड़ा सा पानी चलता है गंगा में, यमुना में। कभी दिल्ली देखना इसको जाके, बस ये बाउंड्री है, एक तरह से बाउंड्री निकल रही है, ऐसी बाउंड्री चल रही है, थोड़ा बहुत पानी इसमें, एक तो लकीर है पानी की। तो चंबल नदी मिलने के बाद इसको पूरा पानी से भर देते हैं चंबल नदी इसको। ये की आपने किसी नदियाँ नोट की और? हाँ सर। क्या? बाकी बंदे और काली नदी ना इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, और इधर तीस्ता रिवर के साथ एक नदी है, वो बनाती है इंडिया और इसका बॉर्डर। नदियाँ बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर होती है नदियाँ। दूसरी कौन सी नदी बताई आपने? तीस्ता रिवर, तीस्ता। ये किसका बॉर्डर बनाती है? ये सिक्किम और नेपाल का है। ओके। जो नोट किया ना वो भेज देना, पता लग जाएगा क्या क्या किसी ने नोट किए। ठीक है।
मैं आपको 5 मिनट बाद ही भेज दूंगी हम्म। लिखने के लिए। हजारी भूमि। अब देखो वोल्केनो है ना, जैसे साउथ की जो वोल्केनो है ना, ज्वालामुखी है, वो तो इसे ओनली पोल के हैं। जैसे यहाँ की ना मिट्टी काली है, साउथ की काली मिट्टी है क्योंकि वोल्केनो की मिट्टी है ज्वालामुखी की, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्केनो थे ना, झारखंड और यहाँ पे, यहाँ सबसे पुराना एरिया यहाँ का यही है। उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, सबसे पुराना एरिया धरती का। सबसे पुरानी पहाड़ी ये क्या है, बोलते हैं? अरावली। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ओके। यहाँ पे जो वोल्केनो थे ना, वो अलग थे। इनमें जो इरप्शन होता है ना, जैसे वोल्केनो थे, पुरानी भूमि है ये, पुराना एरिया है ये, तो यहाँ पे कोयला निकलता है सारा। भारत का कोयला ना मोस्टली यहाँ से निकलता है, इस एरिया से। वोल्केनो भी कई तरह के थे। यहाँ के वोल्केनो से इतना हार्ड पुराने थे वोल्केनो, उनके कारण यहाँ पे जमीन में बहुत सारा कोयला बन गया नीचे, और यहाँ सारा कोयला निकलता है झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे से भी। यहाँ पे बड़ा शहर है धनबाद, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे टाटा स्टील प्लांट है। जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा सिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया और बहुत फेमस एरिया, इसके कारण सुना होगा यहाँ पे कोयला बहुत निकलता है, आपने सुना होगा किसी ने। ये नोट किया गया आपने सारों ने? मैंने किया ऐसे। हाँ सर। बढ़िया है। अब यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, मैंने बताया यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। तो भारतीय जितनी नदी यहाँ पे देखा, यहाँ से यहाँ बहती है, इस साइड फॉलो करती है भारतीय नदी मोस्टली। एक ऊपर की नदी छोटी इस साइड फॉलो करती है। ये है विंध्याचल पर्वत, और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल और ये इसके बीच विद्या में हाँ जी, बोलो। ये कौन सी जगह, कौन सी है ये? ये मध्य प्रदेश है, ये भारत का मध्य प्रदेश स्टेट है। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, और ओके। यहाँ से निकलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आगे तक गुजरात में जाके समुद्र में मिल जाती है। यहीं से मध्य प्रदेश में मिल जाती है नर्मदा रिवर। और नीचे इसके सतपुड़ा की पहाड़ी है, यहाँ पे मिलती है ताप्ती रिवर। ये महाराष्ट्र में जाके समुद्र में मिल जाती है। दो नदियाँ फेमस यहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती रिवर। दोनों अपोजिट फॉलो फॉलो करती है, दोनों इस साइड बह रही है, मतलब ईस्ट टू ताप्ती वेस्ट। नदी। और नर्मदा रिवर ये सेकंड नदी बता रहे मिल पहले तो ऊपर तो नर्मदा, नीचे ताप्ती रिवर। हाँ, लिख लिया। ये ताप्ती समुद्र में मिलती है। सारी नदियाँ समुद्र में मिलती है, जितनी नदियाँ ना सारी सारी समुद्र में मिलती है। या तो आपस में नदी मिल जाएगी या नहीं, समुद्र में मिल जाएगी। हाँ बताओ। कहाँ से होके जाती है? ये कहाँ से होके जाती है? ये मध्य प्रदेश के नीचे की साइड से जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। हम्म, इतनी नदियाँ याद कर लेना, एरिया ज्योग्राफी का। गुड न्यूज़ है, दिल्ली सरकार अब 1 अगस्त से शराब बेचना शुरू करेगी। बाकी काम तो होगी केजरीवाल से, ये भी काम बचेगा।
मानसून सत्र खत्म आधा हो गया और अब तक कोई बिल भी पास नहीं होने दिया। विरोधी विरोध हो रहा है। दरवाजा रही पीछे से बूझता। अरे नहीं तो किसी को नई एजुकेशन पॉलिसी का पता नहीं, एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नहीं। देश को मैकोलो की शिक्षा व्यवस्था से निकालना होगा। 1860 के अंदर एक अंग्रेज था, उसने भारत को एजुकेशन पॉलिसी दी थी, मैकालो की पढ़ते हैं अभी 1860 का पैटर्न, तो खत्म करी सरकार। उसमें क्या था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। भी आप ये समझ लो भी आज के टाइम इंडिया में क्या हो रहा है। 18 सेंचुरी का तो है मैथोलॉजी से पैटर्न हो गया। 19 सेंचुरी की क्लासेज हैं पुराने बेंच ब्लैक बोर्ड, और 20 सेंचुरी के टीचर्स मिल रहे हैं और जॉब चाहिए उनको 21 सेंचुरी के अंदर। इतना बेक गैप है अभी, 4 साल का गैप, 4 सदियों का गैप चल रहा है इंडिया में स्टडी का। बस अजीत दो कोई न्यूज़ देख लेते हैं, कोई है तो। ये देखो, उच्चायुक्त अम्बेसडर नहीं है, उच्चायुक्त बनता है। उच्चायुक्त और अम्बेसडर में क्या फर्क होता है, किसी को ध्यान पता नहीं दिया। है? ठीक है। मिग हमने खरीदे थे रूस के अंदर मिग। इनको उड़ता हुआ ताबूत ही बोलते हैं। ये बहुत बार हवा में ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत सैनिक मर गए, इसको ताबूत बोलते हैं हम, उड़ता हुआ ताबूत। 1970 में लिए थे हमने, 50 साल पुराने हो गए, फिर भी इसको चला रहे हैं सरकार, इसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल रहे। बहुत सैनिक इसको उड़ा के मर गए, युद्ध में नहीं मेरे, बहुत सैनिक इसको उड़ा के मिल गए, इसको ताबूत बोलते हैं, उड़ता हुआ। सर, हम्म? मैथ के टीचर कब से आने वाले हैं पढ़ाने के लिए? मैथ के मैं कल से स्टार्ट करा दूँ उनको। कल से टाइमिंग क्या रहेगी? मैं टाइम बता दूंगा अभी, क्या टाइम रहेगा उनका। हाँ, ठीक है, मतलब इवनिंग का ही रखिएगा अगर आप रखो तो। हम्म। रुपये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो मतलब भारत की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसे डाल रहे हैं लोग, सेंसेक्स बढ़ रहा है।
राजकोषीय घाटा, फिक्स्ड डेफिसिट, पता ही होगा, कल लिखवाया भी था। शेयर, आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी तो डीमैट अकाउंट खोलता है उसको। अब तक 4.9 करोड़ आईटीआर फाइल हो गई। इतनी आईटीआर भरेगी उसे जीडीपी का डाटा पता लगेगा सीएसओ को। यूरो मुद्रा वाले 19 देशों में मुद्रास्फीति महंगाई दर इन्फ्लेशन 8.9% के रिकॉर्ड पे पहुंच गया। इधर सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड बना रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर। कॉमनवेल्थ शुरू हो गया कल। ये बांग्लादेश वाली न्यूज कौन सी है इसमें जो ऊपर है? जो हमारा एरिया ना नॉर्थ ईस्ट है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा को हम्म। ट्रेड करने के लिए हमने ये पोर्ट दिलाई है। त्रिपुरा एक्सपोर्ट करके तो यहाँ से आएगा चटगांव पोर्ट पे, चटगांव पोर्ट से दुनिया भर में सप्लाई कर सकता है वो। तो ये पोर्ट को हमने कनेक्ट किया है त्रिपुरा से। नॉर्थ ईस्ट से भी म्यांमार भी भेज सकती है, यहाँ पे मिजोरम भी भेज सकता है, मेघालय मणिपुर भी भेज सकता है। अच्छा, बांग्लादेश से पोर्ट से सामान भेज सकता है। ठीक है। ये मुझे कहें, ठीक है, इसको ना नोट कर लेना और भेज देना। ठीक है।